100 दिन में मुख्यमंत्री का उपचुनाव, 100 दिन के अंदर उसके बाद जो आपका संकल्प पत्र है उसको लेकर के आपकी कार्य योजना, तो वर्किंग प्लान तकरीबन हमारे बन चुके हैं और इसके बाद उसका एग्जीक्यूशन पर हम लोग काम करेंगे। जो ये नतीजे आए आपको सुपर में सच में बताइएगा, आपको पूरी तरह से उम्मीद थी कि नतीजे ऐसे ही आएंगे? देखिए, ये तो 100% उम्मीद थी कि सरकार हमारी बनेगी जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सरकार बनने में कोई शक नहीं था कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये तय था जी। ये जरूर था कि संख्या बल के हिसाब से थोड़ा सा जी, मेरा अपना जो अंदाजा था वो ये था कि हम 40 के आसपास कहीं पर रुकेंगे जी, लेकिन जनता ने ज़्यादा प्यार दे दिया और 47 पे आ गए। जी, तो ये बताइए, जो आपके कई साथी जो चले गए छोड़ के, कई मौसम विज्ञानी, जिसमें मैं नाम ही ले लेता हूँ, खैर हरक सिंह रावत देखिए, मैंने हरक सिंह इनको समझाया नहीं था कि आपने सुबह आप तो खूब पंचायती करते हैं सबके साथ। देखिए, मैंने हरक सिंह जी से कहा था कि आदमी के जीवन का जो ग्राफ है वो 3 तरह का होता है जी। एक एक्सेलरेटिंग पोजीशन, एक कांस्टेंट पीरियड और उसके बाद रिटॉर्डिंग पीरियड जी। मगर हरक सिंह भाई, अगर तुम बाहर गए तो ये तुम्हारे रिटॉर्डिंग पीरियड की शुरुआत होगी और अंततः वही हुआ। देखिए, आप जनता आज बहुत होशियार हो गई है और जनता की निगाह हमारे हर कदम पर होती है जी। और जब भी जनता को लगता है कि हमारा ये कदम सिद्धांतों के खिलाफ है, हमारा ये कदम नैतिकता के खिलाफ है, हमारा ये कदम कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि हम किसी गलत राह पे जा रहे हैं, तो जनता उसका सबक सिखाती है जी। यही कारण था कि हरक सिंह जी लगातार किस्मत भी उनके साथ थी, भाग्य भी साथ था, लंबा चल रहे थे, लेकिन एक गलत कदम ने, मैं समझता हूँ, उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और आज वो पछताते भी होंगे इस कदम। हाँ बिल्कुल, आज वो आए थे, आज वो कह रहे थे कि मुझे लग तो रहा था कि जीतेगी बीजेपी, क्योंकि हर घर के ऊपर नहीं, लग तो नहीं रहा था। देखिए, मेरे साथ बैठ के कई बार हरक सिंह जी की बातें, मैंने कहा देखो सुबोध भाई, लिख के ले लो, 20 से ज़्यादा नहीं आएगी। मैंने कहा तुम मुझसे लिख के ले लो, सत्ता में बीजेपी आएगी। एक्चुअली वो एक कंफ्यूजन की स्टेज में जिस तरह से वो चल रहे थे जी, वही कारण बना कि अंततः उनके साथ ये हुआ। जी, आपको लगता है कि जो लोग, बाकी लोग आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए, जैसे यशपाल आर्या भी गए, तो उन लोगों को रोका जा सकता था या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि उनको रोकना? देखिए, यशपाल जी के अंदर तो इनसिक्योरिटी फीलिंग थी जी। उनको लगता था कि किसान आंदोलन के लेकर के सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और उनकी विधानसभा में ये काफी संख्या में सिख मतदाता है जी। उसी डर में यशपाल आर्या जी मुझे लगता है कांग्रेस में गए जी। और ये तो किस्मत उनके ठीक थी कि बहुत थोड़े से बच गए। जी जी, अन्यथा उनको भी पछताना पड़ता और कहीं ना कहीं उनको इस बात का ग्लानि तो होगी कि उन्होंने अच्छा कदम नहीं उठाया। जी बिल्कुल। और अगर अब हम विभाग की बात करें, आपके विभाग की बात करें, तो क्योंकि देखिए उत्तराखंड में वन विभाग बड़ा महकमा है, तो इस बड़े महकमे के जरिए कैसे रोजगार और युवाओं तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जाए, इसको लेकर कुछ कोई विजन है या खाली योजनाएं बन रही है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी के समय अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन हमारी बैठक थी जी, तो उसमें हमारे पर्यावरणविद भी आए थे, डॉक्टर जोशी, और हमारे विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। मैंने एक व्यवहारिक बात उनसे की कि ये पर्यावरणविद और जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है जी, ये कितने साल पहले शुरू हुआ? 100 साल, 150 साल, 200 साल। वनों का अस्तित्व तो हजारों साल से जी, और ये वन आम आदमी ने इन वनों को बनाने का, संवारने का काम किया जी, क्योंकि वन कहीं ना कहीं उनकी आजीविका से जुड़े थे जी। और जब से ये मैकेनिज्म प्रारंभ हुआ तब से वनों पे नुकसान ज्यादा हुआ है क्योंकि आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी का जो एहसास था कि ये वन उसकी आजीविका से जुड़ा है, इस वनों को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। जब आपने उसकी आजीविका से उसको छीन लिया, क्योंकि देखिए घास से लेके, लकड़ी से लेके, फलों से लेके, सारी चीजें आदमी की आजीविका, तो ग्रामीण क्षेत्र था पूरा देश ही गाँवों से जुड़ा था और गाँव जंगलों से जुड़े थे। कोई सर्विस का कंसेप्ट नहीं था, कोई व्यापार का कंसेप्ट नहीं था। लोगों को अपनी आजीविका पूरी की तरह उनकी आजीविका वनों पर निर्भर थी जी, और इसीलिए वनों को बचाना वो अपना धर्म भी समझते थे। जब हमने तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो आम आदमी का वनों के प्रति जो उसका एक झुकाव था, प्रेम था, वो उस पर कहीं ना कहीं कमी आई।
जी इसी को देखते हुए मैंने तय किया कि हम वनों को आम आदमी की लाइवलीहुड से जोड़ेंगे और वनों को बचाने में चाहे वो वनाग्नि का प्रश्न हो या प्लांटेशन का प्रश्न हो, हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को तवज्जो देंगे और जी। उसी दृष्टि से हम लोग नई नीतियां बना रहे हैं। पहली बार इस राज्य में वनाग्नि को रोकने के लिए हमने ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हैं, जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे, जी रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर होंगे, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और वन पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होंगे, ताकि लोगों को एहसास हो कि वनों को बचाना उनकी भी जिम्मेदारी है। जी और उसकी हम लोग उसकी रूट पे भी गए कि आखिर कारण क्या है वनों में अग्नि का। तो बहुत बड़ा कारण ये होता है कि देखिए, हमारे पहाड़ में आर्थिकी लोगों की बहुत मजबूत नहीं थी जी और इस कारण हमारे जो जानवर हैं ये हरी घास पर निर्भर थे। अब ये ग्रीन ग्रास फ्रेंडली हैं, क्योंकि जो चारा खरीदने की हमारे अधिकतम लोगों की आर्थिक उनको अलाउ नहीं करती थी और ग्रीन ग्रास उनकी आदत बन गई थी। उसके बाद गर्मियों में जो हरा घास नहीं मिलता, तो हरा घास पैदा हो इसके लिए वनों में आग लगाने के कई कारण, उसमें एक कारण ये भी है। जी तो हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया कि हम गर्मी के मौसम में हरी घास के उत्पादन पर भी फोकस करेंगे, यानी जो ये आग की घटनाएं अब कम होंगी, कम हो सके। दूसरा फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी। तीसरा, फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए हमने ये भी किया कि जो पहले जितना हमारे फॉरेस्ट फायर के जो लोकेशंस हैं इनको आइडेंटिफाई करने के बाद किस लोकेशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसी लोकेशंस की रीजन्स में हम 4-4, 5-5 लाख लीटर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बना रहे हैं, ताकि उसका फायदा वनाग्नि के समय उस पानी का उपयोग किया जा सके, मॉइस्चर लेवल बढ़ाने में उस पानी का उपयोग किया जा सके और वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इसके लिए आवश्यक था वर्क कल्चर डेवलप करना। दुर्भाग्य से वन विभाग में स्थानांतरण एक उद्योग बन गया था। जी मेरा सबसे बड़ा फोकस यही था कि वन विभाग में स्थानांतरण को उद्योग नहीं बनने दिया जाएगा और एफिशिएंसी बेस्ड पोस्टिंग होगी, ताकि जो व्यक्ति जिसकी क्षमता अच्छी है उसको उसके क्षमताओं का प्रयोग उस जगह पे करके कुछ आउटपुट लिया जा सके। तो आउटपुट के आधार पर हम लोग पोस्टिंग भी करेंगे। आउटपुट, लेकिन ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बात को सब जानते हैं कि कई विभाग ऐसे हैं जहां स्थानांतरण एक सच में एक उद्योग की स्थिति है और इसका खामियाजा सिस्टम को भुगतना निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। तो क्या उस पूरे सिस्टम को बदल दिया सुबोध भाई, ये माना देखिए, आपने? मेरा तो मानना है कि 80% बदल चुका है इसी 100 दिन में और आने वाले समय में ये सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जी सुबोध, एक और सुबोध भाई एक सवाल आपसे कि लगातार जीतना विधानसभा क्षेत्र में, आप मंत्री भी हैं, लगातार जीत भी लगातार रहे हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी व्यक्तिगत सीट पर हो जाती है। लेकिन आपके बारे में अगर मैं आपके विषय में बताऊं, देखिए, तो ना आपके चेहरे की चमक कम हो रही है, हालांकि अच्छी बात है और ये चमक बरकरार रहनी चाहिए, ना जीत की धमक कम हो रही है। इसका राज क्या है? भाई देखिए, हम जनता के सेवक हैं। जी दुर्भाग्य से हम लोग जब जीत के जाते हैं तो हम उसी जनता को, जिस जनता ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया, उसको अपने बड़े नेता होने का एहसास कराते हैं। और जब बड़ा नेता होने का एहसास उसको कराओगे जो आपके बनाने वाला है, तो वो आपको जमीन पे ले आएगा। जी तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हम लोगों को जनता ताकत देती है अधिकारियों से काम लेने की। जी जनता को एहसास कराने के नहीं कि हम बड़े मंत्री हो गए, बड़े नेता हो गए। तो मैंने हमेशा जनता की दी हुई ताकत का उपयोग अधिकारियों से काम लेकर जनता के हितों के कार्यों को सर्वोपरि मानते हुए उस ताकत का उपयोग किया। और यही कारण है कि आज मुझे बात की खुशी है कि कई सेक्टर्स में, जी जब मैं 2002 में विधायक बना, जो हालात थे विधानसभा के, मेरी विधानसभा में कोई महाविद्यालय नहीं। आपका लगा लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जब मुख्यमंत्री होते थे उस समय का एक पॉलिटेक्निक 300 ले दे करके 310 किलोमीटर कच्ची और पक्की सड़कों को मिला के, जिसमें 210 किलोमीटर नेशनल हाईवे। जी तो बहुत बुरे हालात थे। 15% गाँव में बिजली थी, पानी की समस्या बहुत बुरी थी। मुझे इस बात की गर्व भी है, खुशी भी है कि चाहे वो बिजली के पावर स्टेशन हों, चाहे 100% गाँवों का विद्युतीकरण हो, चाहे सर्वाधिक डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा में हो, चाहे सर्वाधिक पॉलिटेक्निक मेरे विधानसभा में हो, 44 इंटर कॉलेज और 22 हाई स्कूल मेरे विधानसभा में हो। पूरे राज्य में पंपिंग के द्वारा पानी पहुंचाने का जो एवरेज है वो 39% है हमारे राज्य में। जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये 78% है। जी तो हर मामले में मैंने कोशिश की कि आम आदमी को जो बेसिक नीड है उसको उपलब्ध हो
और कुछ ऐसे काम किए जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़े। आज मुझे इस बात, देखिए हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोगों को ऐसे काम जरूर करने चाहिए कि आने वाले कई वर्षों तक लोग याद रखें। आप मुनि खेती में जाके जानकी पुल देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कोई चीज़ यहाँ बनी है। अभी लक्ष्मण झूला में हम लोग ग्लास का एक ब्रिज बना रहे हैं जी। जो हमारे राज्य का पहला ग्लास ब्रिज होगा, और वो अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ स्वयं में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। इसके अलावा तमाम एक 62 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय हर्बल पार्क में बनवा रहा हूँ जो कि देश विदेश के लोगों को आकर्षित करेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो आपने मेरे पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की, क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, जी, इसको मैंने सर्वोपरि माना, इसलिए लोगों को प्यार मिलता है। जी, प्यार मिलता है। लेकिन देखिए, आप उस कतार के नेता हैं इस प्रदेश के जिन्होंने बहुगुणा जी के साथ में काम किया और अभी भी आप राजनीति में हैं। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात है, पिछली सरकार में जब आपके केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत बदले गए, फिर तीरथ सिंह रावत बदले गए, फिर धामी जी आए, तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि ये स्थितियाँ किस तरफ जा रही हैं? अगर इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश में हो रहा है, किसका नुकसान हो सकता है? क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर समर्थन दिया था, किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं दिया था। अगर व्यक्ति के चेहरे पर दिया था तो मोदी जी का चेहरा था, देवेंद्र जी के चेहरे पे वोट नहीं पड़ी थी जी, न तीरथ सिंह जी के चेहरे पे वोट पड़ी। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में लोगों ने वोट दिया, और जिन नीतियों और कार्यक्रमों को और इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर हम 2017 में जनता के बीच में गए थे, 2022 तक हमने उसका क्रियान्वयन का काम किया। तो जनता को हमारे ऊपर विश्वास हुआ कि जो पार्टी की नीति है, जो कहा सो किया, उस पर हम चले, और जनता ने यही कारण था कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। हालांकि आपके सीने में कई राज हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब त्रिवेंद्र जी के बाद तीरथ सिंह रावत आए तो कुछ था कि कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, लेकिन हुआ तो वही जो आपके हाईकमान ने कहा। लेकिन ये दौर जो रहा, ये 2 दौर का बदलाव, ये कैसा रहा? त्रिवेंद्र जी से भी बातचीत होती है अभी कभी? देखिए, व्यक्तिगत किसी से ये नहीं है कि सब हमारी आपस में दुश्मनी होती है, कि कहीं ना कहीं देखिए पार्टी की नीतियां सब मान रहे हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जी, मनभेद नहीं है, मतभेद है। नीतियों को लेकर मतभेद होना भी चाहिए जी। कैबिनेट में भी जब प्रकरण आते हैं तो कई प्रकरणों में मुख्यमंत्री जी की इच्छा कुछ और होती है, लेकिन मंत्रिमंडल में पास नहीं हो पाता जी। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है जी, कि सब जब कोई बात लगता है, मुझे कोई बात अच्छी लगी, मुझे आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हो सकता है कुछ लोगों को आप अच्छे न लगते, बिल्कुल तो ये इसलिए अपनी सोच को बहुमत के साथ अपनी सोच को आप निर्णय के रूप में कैसे बदल सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी, अब आखिरी 2 सवाल आपसे। कांग्रेस को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस न केवल उत्तराखंड में, पूरे देश में इररिलेवेंट हो गई है। कांग्रेस की रिलेवेंस खत्म हो गई जी, और उसका साफ कारण था। देखिए, आज जिस देश के लोगों ने नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी को देश का नेता बनाया, और इतना नहीं, सोनिया जी को विदेशी बहू होने के बावजूद लोगों ने उस परिवार के प्रति एक सम्मान था, उनको नेता माना जी। लेकिन एक नकारा और इमेच्योर आदमी को जब पार्टी की नेतृत्व सौंप दिया गया तो पूरे देश में कांग्रेस का सुपना साफ हो गया, और यही हालत उत्तराखंड की है। आखिर उत्तराखंड में लड़ाई इस बात की थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बड़े नेता ने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं घर बैठ जाऊंगा। जब पार्टी के नेताओं का केवल अपने ऊपर कंसंट्रेशन हो जाए, मैं मुख्यमंत्री तो ठीक, मैं मुख्यमंत्री नहीं तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं इस डूबती भी कांग्रेस को के ऊपर एक और कहीं ना कहीं विश्वास सा पैदा हुआ कि इस पार्टी के नेताओं को जनता के सरोकारों से कुछ नहीं देना है, ये अपनी कुर्सी की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, और इसका अंततः वही हालत हुई जो आज कांग्रेस की फिर दिखाई दे रही है। बस एक आखिरी सवाल, अभी हरीश रावत साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि वैसे मैं पहले 25 बैठक रोज करता था, लेकिन अब आप लोगों से लड़ाई जारी रखनी है और निर्णायक लड़ाई लड़नी है, तो अब मैं 35 उठक बैठक करता हूँ, जिसको अभी 50 कर दूंगा। क्या से 35 से 50 करूंगा? उठक बैठक मतलब दंड बैठक को करते हैं। देखिए, आपको का ध्यान होगा, मैंने इलेक्शन से पहले भी रावत जी से कोई एक सलाह दी थी कि रावत जी, ये बेहतर मौका है कि आप सब सम्मान संन्यास ले लें,
क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई, आपका जो, क्योंकि रावत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उम्र का प्रभाव उनकी। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए आज अब तो संन्यास न लेना कोई मतलब ही नहीं रखता जी। अब तो रावत जी संन्यास ले न ले, अब इसका कोई मायने नहीं रह गए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि किसी नेता को जनता एक विधानसभा चुनाव में तीन चुनाव हरा दे जी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और मुख्यमंत्री का दावेदार रहते हुए भी, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसको राज्य की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है जी। तो बिल्कुल सुबोध उनियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद एबीपी गंगा के इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। सुबोध उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने अपने विभाग की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।